बताइए क्या चल रहा था? अपनों ने जन्म दर, मृत्यु दर, उसके बारे में चर्चा की थी। आइए अब हम इसका पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर फर्स्ट। कई चैप्टर्स में बांटा गया है इसको, उसकी बात करेंगे हम। चैप्टर फर्स्ट, बृहद आर्थिक प्रक्रियाओं का परिदृश्य, ये इस चैप्टर का पहला नाम है। वृहद आर्थिक प्रक्रियाओं का परिदृश्य। अब देखिए इसके अंदर जो हम बात करेंगे, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी बात करेंगे। लेकिन उसकी बात हम करेंगे राज्य के संदर्भ में, जिसको हम बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, वो लिखिए आप, कुछ पॉइंट्स लिखिए, और जो मैं बताऊं वो उसको टिक कर लेना। आप लिख दीजिए, राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार, राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार का आकार 2020-21 में 9.58 लाख करोड़, 9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। 9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हमारे राजस्थान की जो इकोनॉमी है, उसका जो आकार है वो 9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। टिक कर दीजिए इस आंकड़े को। ये आंकड़ा आपने पढ़ना है, सारे आंकड़े नहीं पढ़ने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन जो टिक करा दूं वो महत्वपूर्ण है। आपके यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 2020-21 में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार का कितना अनुमान है इकोनॉमी की दृष्टि से, तो 9.58 लाख करोड़ ये अनुमान है। नई लाइन से लिखिए, कोविड-19 के कारण भारत में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद रही, जिसने अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल दिया। नए पैराग्राफ से लिखिए, कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 6.61% की गिरावट संभावित है। 6.61% की गिरावट संभावित है।
इस आंकड़े को टिक कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट 6.61% की गिरावट, क्योंकि देखिए कामकाज नहीं रहा तो हम मंदी की तरफ चले गए, तो 6.61% की गिरावट हो सकती है राजस्थान में। आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट हो सकती है। 6.61% डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें थोड़ा सा इंडिया को रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से तुलना होगी राज्य की। तो एक नोट डाल के लिखिए, अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल, अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर 7.78%, 7.78%, 7.78% की गिरावट संभावित है। 7.78% की गिरावट संभावित है। क्लियर हुई सारी बातें? ये 3 आंकड़े आपने याद रखने हैं। 9.58 लाख करोड़ ये हमारी अर्थव्यवस्था का आकार रह सकता है, और लॉकडाउन के कारण हम जो मंदी की तरफ गए हैं, तो राजस्थान की इकोनॉमी में 6.61% की गिरावट संभावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा, ध्यान रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। और इंडिया से जब इसको जोड़ते हैं तो भारत में लॉकडाउन के कारण कितनी गिरावट रह सकती है, 7.78% की। ये एक्यूरेट याद रखने पड़ेंगे। बोलचाल की भाषा में आप सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि राजस्थान में गिरावट सेंट्रल लेवल की बजाय क्या होगी, कम है, ये कह सकते हो आप सारे। तो ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। नई लाइन से एक नोट डाल के ही लिख दीजिए, अलग से नोट डाल दीजिए। राजस्थान में कोविड-19 के कारण, राजस्थान में कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था की गिरावट को, कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था की गिरावट को पुनः पटरी पर लाने के लिए, पुनः पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान, पुनः पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा सकता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण सुधारने के लिए कौन सी परिषद का गठन किया गया, तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया। यदि मैं इसको कहूं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, नाम के अंदर ही झलक रहा है, मुख्यमंत्री सरकार के अंडर में है ये सारा मामला। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं, हेडिंग डाल दीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आप कह सकते हो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मैं यहां पर इसके लिए एक सिंपल शब्द इस्तेमाल करूंगा, जीएसडीपी। ध्यान रखना, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी क्या होती है?
इसको हम लेके चलते हैं। एक तो ये जो जीएसडीपी है, ये राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। ये राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। ये आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसकी जो सही रूप से जो व्याख्या करता है कैसा है, वो आप जीएसडीपी को कह सकते हो। जैसे आपका जो आर्थिक विकास है, जैसे कहते हैं ना किसी मनुष्य का आर्थिक विकास कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसकी जेब में रखा हुआ पर्स, आप ये कह सकते हो कि ये राज्य का पर्स होता है। क्लियर हुई सारी बातें। अब बात ये आती है इसको कौन तैयार करता है, कौन तैयार करता है, ये आपके क्वेश्चन होते हैं सारे। इसको तैयार करता है आर्थिक व सांख्यिकी परिषद। आर्थिक व सांख्यिकी परिषद, या परिषद मत करो, निदेशालय कर दीजिए, परिषद थोड़ा अलग हो जाएगा, डायरेक्टरेट बोलते हैं इसको। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, जयपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर है। अब देखिए वास्तव में ये जीडीपी जैसा ही है। जीडीपी जैसा क्या है, राज्य की जीडीपी ही है ये। हम जीडीपी में इंडिया लेवल में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। वहां हम देश की बात करते हैं, यहां हम क्या करेंगे, राज्य की बात करेंगे। तो एक डेफिनेशन लिख दीजिए, किसी राज्य में एक वर्ष में, किसी राज्य में एक वर्ष में, एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी प्राइस, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीएसडीपी कहलाता है। जीएसडीपी कहलाता है। जीएसडीपी कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, हम कह सकते हैं कि जो ऑल ओवर प्रोडक्शन होता है राज्य में, जो ऑल ओवर प्रोडक्शन है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। आप चाहो तो ब्रेक में एक बात लिख दीजिए, किसी राज्य में होने वाला कुल उत्पादन, समझने की दृष्टि से बहुत अच्छी लाइन है ये, किसी राज्य में होने वाला कुल उत्पादन, प्रोडक्शन, किसी राज्य में होने वाला कुल उत्पादन, ये बातें क्या करती है, आपके टॉपिक को क्लियर कर देती है, आप आधारभूत बातें करते हो। ठीक है, आइए अब देखिए इसका जो आधार वर्ष है, बेसल ईयर, हम करेंगे बात इसकी, आधार वर्ष क्या होता है, ये है 2011-12, ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की जीएसडीपी होती है, उसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। अब इसके साथ साथ क्या एक शब्द और पढ़ते हैं, तो 2 मिनट मेरी बात को समझ लीजिए, हम फिर उन्हीं की बातें करेंगे। देखिए एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है ये।
इसको हम बोलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको कहा जाता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएसडीपी। एनएसडीपी करो, ये एनएसडीपी क्या है ध्यान से समझिए, अभी एनटीपीसी में आया था ये। एनएसडीपी होता है जीएसडीपी ये वाला माइनस डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन, ये जो डिप्रेशिएशन होता है इसे हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, मूल्य मतलब कीमत, ह्रास मतलब कमी, मूल्य में कमी। अब देखिए ये जो डेप्रिसिएशन होता है, आप कह सकते हो इसको डेफिनेशन के रूप में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं मशीनों में होने वाली गिरावट। मशीनों में होने वाली गिरावट, मशीनों में जो होने वाली गिरावट होती है उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं इसके अंदर बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे हमने टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन किया, उसमें कितना खर्चा लगा, टोटल लाभ। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, मूल्य में कमी। मूल्य में कमी का मतलब क्या होता है? मूल्य में कमी का मतलब होता है जैसे ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है, इसके मूल्य में लगातार क्या हो रही है? कमी। पढ़िए इसको, मशीनों में होने वाली गिरावट। ये मार्कर है, 35 रुपए का आता है, यदि मैं इसको यहां पर चलाऊंगा तो इसके मूल्य में क्या हो रही है? कमी। ये मूल्यह्रास है। हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उसके आसपास का जो भी तंत्र होता है, जो भी संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम मकान इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कोई मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में कमी होती है। वो जो कीमतों में कमी होती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। क्लियर हुई सारी बातें? अब इन दोनों को लेकर हम चलेंगे, तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। जल्दी कीजिए थोड़ा। एक बार 2 मिनट रुक जाना, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। उस चार्ट में आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, केवल उन्हीं की हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक हमने अभी बात की है जीएसडीपी, समझ गए होंगे। एक हमने बात की है एनएसडीपी, यही है। इन पर तो हमने बात कर ली भी, होती क्या है ये। यहां पर जो हम इसको आगे डिवाइड करते हैं, जानकारी जो प्राप्त करते हैं, वो हम ये कहते हैं स्थिर मूल्यों पर, एट स्टेबल प्राइस। एट स्टेबल प्राइस, स्थिर मूल्यों पर। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जो जीएसडीपी है वो कितनी है। एक तो ये पूछता है स्थिर मूल्यों पर कितनी है, फिर इसी को घुमाकर पूछता है जीएसडीपी चालू मूल्यों पर कितनी है, एट करंट प्राइस। चालू मूल्यों पर कितनी है। इसी तरीके से यहां भी यही बात करता है वो। ये जो एनएसडीपी है ये स्थिर मूल्यों पर कितनी है और चालू मूल्यों पर कितनी है। एट करंट प्राइस। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये हर जगह शब्द इस्तेमाल होंगे, इसलिए जरूरी है हमें इसको समझना।
जब हम स्थिर मूल्यों की बात करते हैं, इसका मतलब एक बेस की बात की जाती है, और बेस की जब बात आती है तो बेसल ईयर की बात आती है, आधार वर्ष की बात आती है। मींस हम यहां जो बात कर रहे हैं वो 2011-12 की बात कर रहे हैं, 2011-12 की बात कर रहे हैं, हमने इसको आधार वर्ष माना है। और जब हम चालू मूल्यों की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो आज चल रहा है, जो आर्थिक समीक्षा जो आई है, जैसे हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे 2020-21 इसकी बात कर रहे हैं, 2000, क्योंकि लेटेस्ट में आर्थिक समीक्षा इसी ईयर की है, हम उसकी बात करें, ये चालू मूल्य होते हैं। अब देखिए, अब ये बात आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट इसी साल की बात कर लेना, इसकी इसी कर लें, बात तो वही होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या होता है, पहले समझिए इसको। जैसे हम किसी भी इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए का मूल्य भी बढ़ता है, सब चलता रहता है, लेकिन क्या इसका फार्मूला हमारे पास है कोई? हम बता सकते हैं भी इतना ही बढ़ेगा? क्या कोई उतार चढ़ाव नहीं हो सकता? टमाटर की जो कीमत है, क्या एक साल में 20 रुपए भी होती है, एक साल में 80 रुपए भी होती है, 120 रुपए भी होती है, 70 रुपए भी हो जाती है? तो हमें नहीं पता ना भाई कितनी होगी। और ऊपर लेटेस्ट एग्जांपल, कोविड महामारी आ गई, कोविड-19 आ गया, तो आप देखिए इकोनॉमी ऐसे चलती चलती एकदम से नीचे आ गई। तो ये उतार चढ़ाव बना रहता है, उतार चढ़ाव हमारे पास बना रहता है ये। तो हम क्या करते हैं, एक ईयर मानते हैं कि इस ईयर के आधार पर ही बढ़ेगी, क्योंकि हमें एक मानक तो मानना पड़ेगा ना, बिना मानक के तो हम फिर कैसे कह सकते हैं। जैसे हम यदि कोविड-19 को लेकर चलें तो इसका मतलब तो हमारी इकोनॉमी गिरी हुई है। हम यदि इसके आधार पर कंक्लूजन निकालेंगे तो हम कहेंगे पिछले वर्ष इकोनॉमी में 6.61% की गिरावट हुई, इसका मतलब तो फिर गिरावट ही हो रही है, ये तो नहीं कह सकते हम। एक व्यक्ति ने, मान लीजिए 2019 में किसी ने एक साल में 10 लाख रुपए कमाए, अब 2020 में महामारी आ गई, महामारी आ गई, वो घर बैठ गया, घर बैठ गया, 1 रुपया घर पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी निकलता है कि उसके घर में रुपया आया ही नहीं था, 2019 में तो आया था। समझ रहे ना बात को? तो उसके नजरिए से हम उस व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि ये बेरोजगार है या ये कुछ नहीं कमाता। इस कारण से एक ईयर रखा जाता है ताकि हम उसको पहचान सकें, ये बेसल ईयर होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखिए हम इसको आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हमें 2 साल का क्राइटेरिया रखना है, जिसमें चाहो तो आप एक ईयर का याद मत करना। जैसे एक तो हम लेटेस्ट होता है, उसको तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, और लेटेस्ट है हमारे पास 2020-21, 2020-21, इसमें जीएसडीपी कितनी है, और इसकी तुलना हमें करनी पड़ेगी 2019-20 की। चाहे ये वाला आंकड़ा आप याद ना रखें, लेकिन ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि विचलन कैसे हुआ। हालांकि पहले वृद्धि होती थी, लेकिन इस बार जब आपकी आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया, विचलन कितना हुआ, डिस्टर्बेंस। क्योंकि कोविड-19 एक तरीके से एक गड्ढा है, एकदम से नीचे चली गई। ऐसा होता नहीं है सामान्य तरीके से, हमेशा वृद्धि ही दर्ज की गई है, लेकिन एकदम से हम नीचे चले गए, तो उसको हमने एक नाम दे दिया है विचलन। समझ में आई बात सारी? तो एक बार आप इसे उतारिए, हर बात को समझ के कीजिए, रट्टा मत मारिए। ये करोड़ में है, ध्यान रखना, 6,88,714 करोड़, ये 2019-20 का आंकड़ा है। और 2020-21 में जो हमारे सामने आया है 6,43,222 करोड़।
चलें आगे। आइए अब आप देखिए 2019-20 में 6,88,714 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी इतनी रही, और 2020-21 में 6,43,222 करोड़ रहा। इसका मतलब कमी हुई है, कमी हुई है। ये जो कमी हुई है ये है -6.61%, और इसको नाम ये है विचलन, इसको विचलन शब्द कहेंगे अपने। इतना विचलन हुआ है। ये आंकड़ा याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था, मैं वापस रिपीट कर दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है, याद करोगे आप, ध्यान रखना, ये याद कर लेना, 6.61%। अब मेरी बात को समझिए। यदि मैं आपसे ये कहूं कि जीएसडीपी के लिए आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12, क्लियर हो गई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर, जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर कितना विचलन दर्ज किया गया, -6.61%। और यदि रुपयों में पूछ ले तो उसको क्या कहेंगे, 6,43,222 करोड़। ये याद करना पड़ेगा। हालांकि इतना जरूर कह सकता हूं, ये कम आता है, ये ज्यादा आता है, इतना जरूर है, लेकिन आता जरूर है। ये ज्यादा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आरएएस के पेपर उठा के देख लीजिए, ये मत याद कीजिए, चाहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने जानबूझकर आपको लिखा दिया ताकि आपको कम से कम ये पता लगे कि ये जो विचलन हुआ है किसके बराबर हुआ है या किसके अगेंस्ट हुआ है, कि तुलना तो करनी पड़ेगी ना हमें। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर ये आता है, तीसरे नंबर पर ये दोनों आ जाते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही तैयारी करनी है आपने। जैसे चालू मूल्यों पर यदि हम कहें तो ये है हमारे पास में 9,98,999, 9,98,999 करोड़, ये चालू मूल्यों पर है जीएसडीपी राजस्थान की। और 2020-21 में कोविड-19 के कारण जो रही, ये कम रही, 9,57,912, 9,57,912 करोड़। अब आप देख लीजिए, आपके सामने कमी दर्ज की गई है, विचलन हुआ है। और ये जो विचलन हुआ है ये हुआ है -4.11%, -4.11%। एक ये आंकड़ा आपने याद रखना है, चालू मूल्यों पर भी पूछ लेता है, तो -4.11%। ये आंकड़ों का खेल है, इसमें उलझने नहीं दूंगा आपको, ध्यान रखना, और उलझना नहीं है, ध्यान रखना। अब एनएसडीपी की बात करें, 6,10,292, 6,10,292 करोड़। ये आगे करोड़ है, लिखते रहना, 6,10,292 करोड़। और जो 2020-21 में जो एनएसडीपी रही है 5,70,143, 5,70,143 करोड़, इतनी रही है। ओबियसली बात है, दोनों कम है, दोनों कम है, तो जो विचलन रहा है 6.58%, -6.58%। ये पूछे जाते हैं, 6.58% पूछा जा सकता है, लेकिन इनकी तुलना में इसका पलड़ा कमजोर होता है। मैं बार बार इसलिए आपको ये बताता हूं ताकि आपके मन में हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। अभी मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उसी तरीके से आपने पढ़ना है इसको। वहां चालू मूल्यों की बात करते हैं तो 8,99,143, 8,99,143 करोड़ चालू मूल्यों पर एनएसडीपी है। 2019-20 में थी ये, और 2020-21 में ये है 8,62,633,
8,62,633। और ओबियसली बात है, आपके सामने दिख रहा है कि कमी होगी। ये जो कमी है ये है -4.06%, -4.06%। ये आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नीचे विचलन होता है ना, ये उधर रुपयों में कम पूछता है, लेकिन पूछता है रुपये में। तो ये ध्यान रखो, अब ये टेबल याद होनी चाहिए आपको। अब आप कुछ बातें अपने दिमाग में डालिए। अब आप देखिए, क्या मैं ये कहूं आपसे कि जीएसडीपी जो होता है एनएसडीपी से ज्यादा होता है? बताओ मुझे। बहुत सिंपल बात पूछ रहा हूं, आपके दिमाग में ताजगी आ जाएगी। क्या जीएसडीपी एनएसडीपी से ज्यादा होता है? ध्यान रखना, यह हमेशा ही ज्यादा होता है, कभी कमी नहीं होगी। पहली बात तो दिमाग में आ गया आपके। कल को यदि ये एनएसडीपी पूछेगा तो हमें यदि ये याद होंगे, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहता है कि आपको ये याद है कि स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है 6.6% की विचलन रहा, तो अब आपके दिमाग में बाई चांस उसने क्वेश्चन पूछ लिया, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी हमें तो ये बताओ कि स्थिर मूल्यों पर एनएसडीपी कितनी है, उसमें विचलन कितना रहा। तो आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता है। आप देखिए 6.61%, 6.58, 2-3 पॉइंटों का फर्क है। और ये अब का नहीं है, हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। ये कुछ बातें जो होती है ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करती है। यदि आप कह दो कि मैं सारा रट दूं तो मान के चलना पॉइंटों में इधर उधर कर दोगे तुम। लेकिन हमारे दिमाग में यदि आ गया नहीं यार 0.3 या 0.4 का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, तो हमें एक याद आ गया, तभी मैंने क्या जोड़ दे रहा हूं 6.61 याद रखो। मुझे नहीं लगता कि इसको आप भूल सकते हो। आपके दिमाग में आ गया कि एक तो कम होगा, आपको पता लग गया। दूसरा आपको हो गया, देख रहे हो कि यार 3-4 पॉइंट का फर्क होता है। अब इधर आ जाओ, चालू मूल्यों पर जीएसडीपी कितनी है? 4.11 -4 पॉइंट। इधर आ जाओ, 4.06, कम तो होगी, आपको पता है। अंतर 3 पॉइंट का होगा या 4 पॉइंट का, हद मार के 5 पॉइंट का। ऐसे समझिए ना इसको। तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये याद हो गए, बशर्ते ये 2 चीजें याद होगी। रही इनकी बात, आप इनको भी आप गौर से देख लीजिए। देखिए जो करंट होगा, चालू मूल्य होगा, उस पर तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां तो हम 2011 की बात कर रहे हैं, यहां हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा तो होगा ही। भाई यहां 100 रुपया क्या था और यहां 100 रुपया क्या है? रात दिन का फर्क है। यहां पर 100 रुपये में हम समोसा खाते थे, साथ में कचौरी भी खा लेते थे, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती थी। यहां मुझे लगता है समोसा आता है, मूल्य गिर गया ना सारा। तो ये ध्यान रखें। अब आप देख लीजिए, चाहे 998 है, ये देखो 899, मतलब 9 के आसपास। यदि आप चाहो तो मेरे हिसाब से शायद आप 1 लाख की यदि कमी कर देते हो तो ये आंसर आ जाता है। देखो गौर से, क्या नहीं आता? ये स्थिर मूल्य पर इसको देखो 688, इसको देखो 610। तो मोटे तौर पर आप मान लीजिए 90 के आसपास, मोटे तौर पर 1 लाख मान लो, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। इधर देखिए 998 है, इधर आ जाओ 899, इधर आइए 957 है, इधर देखो 862। ऐसे पढ़िए इसको। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसे पढ़ लूं 998 999 ये होगी, नहीं होगा, ये याद नहीं होगा। करके देख लेना एक बार, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि अपना नाम ना भूल जाओ। सिंपल सी बात है। बच्चा क्या सोचता है, यही तो उसकी गलती करता है, वो यही तो गलतियां करता है वो। फिर कहता अरे सर ये कैसे याद होंगे। थोड़ा तरीके से समझिए इसको, तरीके से समझिए इसको, तरीके से। और ये तरीके मैंने तो आपको सिर्फ धक्का दिया है, आप ज्यादा बढ़िया बनाओगे इसको, आप ज्यादा बढ़िया बनाओगे। एक बार 15 मिनट कमरा बंद करके ढंग से तसल्ली से आप इन आंकड़ों को देखोगे, समझ जाओगे आप इसको। और जिस दिन आप अपने तरीके से समझ गए, ये कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप इसको। और यही पूछे जाते हैं। और बेटा
मेरिट को इधर उधर कर देते हैं, ये सिलेक्शन कराते हैं ये। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हर कोई याद कर लेता है, याद भी कर लेता है तो कितना इंप्लीमेंट कर पाता है, मुद्दा उस बात का होता है। पता लगा -6.6 है, यहां गड़बड़ी कर बैठा, यहां गड़बड़ी कर दी तो ये सारी गड़बड़ी हो गई, सारी गड़बड़ी। इसलिए मैंने जोर दिया इस पर। हाँ, ये जरूर है, मैं जो पुराने पेपर आपके देखे हैं, चाहे उद्योग का पेपर हो चाहे आरएएस का पेपर हो, उनमें ये वाला मैटर ज्यादा हावी रहता है, ये वाला यहीं से जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं वापस रिपीट कर दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आंकड़ों को समझे, तो इसको आप ढंग से तसल्ली से 15 मिनट मनन करके अपने तरीके से आप ऐसे पढ़िए कि आप पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़िए आप इसको, फिर देखिए कभी नहीं भूल पाओगे। और याद तो बेटा करना ही पड़ेगा इसको, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर होगी बात सारी? ये जो मैंने अब तक जो ये आपको, हो सकता है आपका 1.5 पेज हुआ होगा या 1 पेज हुआ होगा, ये 5 पेजों का मिश्रण है। 5 पेजों का गिन के देख लेना, आर्थिक समीक्षा की कॉपी मिलती है मार्केट में, 5 पेज का मिश्रण है। 5 पेज नहीं पढ़ना, ये 1.5 पेज पढ़ना है, ये 1.5 पेज पढ़ना है आपने। टोटल हद मार के पूरी आर्थिक समीक्षा के आपके 25 एक पेज होंगे, इससे ज्यादा पेज नहीं होंगे। लेकिन इन पेजों को थोड़ा समझना पड़ता है। ये जो बवंडर है, ये इसको एक चार्ट मत मानिए, ये आपके दिमाग में एक नई एनर्जी पैदा करेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मुझे आता है, मुझे क्वेश्चन आता है, मैं कर सकता हूं। नहीं तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, बात देखना, इनको रटते हुए फिरेंगे लोग। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं रटे जाते, ये तरीके से कर। क्लियर होगी बात सारी? आइए, ये कंप्लीट हो गया जीएसडीपी वाला मामला। अब हम बात करेंगे मूल्य संवर्धन। हेडिंग डाल दीजिए। मूल्य संवर्धन। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कहते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने वैल्यू एडेड को देखना है। वैल्यू एडेड क्या होता है? नाम से देखिए इसको, वैल्यू एडेड। कुछ वैल्यू ऐड करना, हम कोई भी काम करते हैं उसमें क्या वैल्यू ऐड की है हमने। देखो ध्यान से समझिए, समझने वाली चीज है, आपके दिमाग में जम जानी चाहिए कि वैल्यू एडेड होता क्या है। जैसे लकड़ी है, इससे हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर। ठीक है, लकड़ी है, इससे हमने फर्नीचर बना दिया। क्या लकड़ी से फर्नीचर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें फेविकोल चाहिए होगा, लकड़ी काटने वाला चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। और कोई भी चीजें हैं, जैसे हमें ये कील वगैरह चाहिए होगी, सनमाइका चाहिए होगी। अब आप बताइए, कोई कंपनी है, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, क्या वो फेविकोल बनाती है? उसको फेविकोल तो दूसरी कंपनी से लेना पड़ेगा ना, हाथी छाप, ऐसे होगा ना। कील बनाती है, लकड़ी जो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है वो कील थोड़ी बनाएगी। वो कील क्या करेगी? बाहर से इंपोर्ट करेगी। समझे बात को? तो इन सब का जो है, मान लीजिए 15,000 रुपए खर्चा आ गया। फिर कोई मजदूर आया, मेहनताना लगा, ले दे के इन सभी क्रियाकलापों के बाद में एक फर्नीचर तैयार हो गया। और फर्नीचर बनकर तैयार हो गया,
और इसकी कीमत जो है रखी गई 35,000। 35,000 इसकी कीमत रखी गई। तो फिर अब हमें यह पता करना है कि वैल्यू एडेड कितना है। बहुत सिंपल है, वैल्यू एडेड जो है ये है 35,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 20,000। सिंपल सी बात है ये। हमें दिमाग में ये डालना है वैल्यू एडेड क्या है। आपकी किताबों में शब्द लिखा हुआ मिलेगा मूल्य संवर्धन, देखते ही हटा दोगे कि पता नहीं क्या है। समझे बात को? और बताऊं, जैसे दूध है, दूध से हमने रसगुल्ला बनाया। अब अकेले दूध से तो रसगुल्ला नहीं बनेगा, इसके बीच में जो भी क्रियाकलाप आपने किए हैं, जो भी, उससे ही हम वैल्यू एडेड कहते हैं। दूध के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड की, क्या क्या वैल्यू ऐड की जिससे वो रसगुल्ला बना, तो दूध को निकाल दीजिए, उसके अंदर आपने जो भी मिलाया है वो वैल्यू एडेड है। समझ में आई बात सारी? अब इसकी एक कठिन सी परिभाषा लिखिए, फिर बाद में एग्जाम्पल ये आपके काम आएगा। लिखिए, मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन किसी मूल्यवर्धन किसी उत्पादक इकाई के द्वारा, किसी उत्पादक इकाई के द्वारा, उत्पादक इकाई के द्वारा उत्पादित उत्पाद, उत्पादित उत्पाद को, उत्पादित उत्पाद को बाजार मूल्य में, बाजार मूल्य ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 35,000, बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई का, बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई का अंशदान होता है, उस उत्पादन इकाई का अंशदान होता है, उस उत्पादक इकाई का अंशदान होता है। परिभाषा बड़ी टफ है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि इस पूरी परिभाषा को आप इससे जोड़कर देखोगे। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, उससे जोड़कर देखिए, प्रैक्टिस करो इसको, तभी आपको इकोनॉमिक्स इतनी इजी लगेगी कि आप सोच ही नहीं सकते। रटनी नहीं है किसी चीज को, रटना नहीं है। आप इस परिभाषा को कंपेयर करो, इस दूध से रसगुल्ला बना उससे कंपेयर करो, फिर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कितना इजी होता जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिखिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी वे में चलो। ये नहीं मिलेंगे आपके आर्थिक समीक्षा में। इसके आगे की बात अपने कल करेंगे।